हाँ जी, हमारा टॉपिक चल रहा था 10th क्लास का धातु और अधातु। इस टॉपिक में हमने पिछली क्लास में शुरू किया था धातु और अधातु के जो भौतिक गुणधर्म है वो क्या होते हैं, इनके ऊपर हमने चर्चा की थी पिछली क्लास में। आज की जो क्लास है इसमें हम देखेंगे धातु और अधातुओं की कुछ विशेष बातें, फिर हम शुरू करेंगे धातुओं के और अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं इस टॉपिक की। तो देखिए चैप्टर का नाम तो आप सभी को पता है, हमारा चल रहा है धातु एवं अधातु। ठीक है, इसमें हम विशेष बातें देख रहे हैं आज। सबसे पहले कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले बात आपको पता है कि जो अधातुएं हैं, नॉन मेटल्स अधातुएं हैं, ये मोस्टली या तो ठोस या फिर गैसीय अवस्था में मिलेगी आपको। लेकिन इन अधातुओं के अंदर एक ऐसी अधातु है ब्रोमीन, जो आपको द्रव अवस्था में देखने को मिलती है। तो पहली एक विशेष बात याद रखनी है आपको कि जो अधातुएं हैं, अधातु ये मोस्टली ठोस या गैसीय अवस्था में पाई जाती है, ठोस या गैसीय अवस्था में पाई जाती है। लेकिन जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन क्या है, एक अधातु है, लेकिन ये कौन सी अवस्था में पाई जाती है, ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो पहली बात आपको ये याद रखनी है विशेष, ठीक है, कि मोस्टली जो धातु अधातु हैं, नॉन मेटल्स, ये ठोस या गैसीय अवस्था में आपको मिलेगी। लेकिन जो ब्रोमीन है ये आपको द्रव अवस्था में देखने को मिलती है। फिर दूसरी बात आती है, एक धातु आपने सुनी होगी मरकरी। ठीक है, मरकरी को छोड़ दो आप, बाकी जितनी भी धातुएं हैं वो सारी की सारी कमरे के ताप पर कैसी दिखाई देगी आपको, कैसी दिखेगी, ठोस अवस्था में, कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। मतलब मोस्टली जो धातुएं हैं ये कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में मिलेगी आपको। लेकिन अपवाद है मरकरी। तो सेकंड बात ये याद रखना कि मरकरी के अलावा जितनी भी धातुएं हैं वो आपको कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में मिलेगी। तीसरी बात याद रखनी है आपको कि मोस्टली जो धातुएं हैं, कल हमने देखा था धातु और अधातुओं के भौतिक गुणधर्म है कि जो धातुएं हैं इन धातुओं के जो गलनांक है वो हमेशा अधिक होंगे। लेकिन दो ऐसी धातुएं हैं, एक गैलियम और दूसरी सीजियम, इन धातुओं के गलनांक बहुत कम होते हैं। तो भी ये विशेष बात याद रखना है कि धातुओं के ऐसे मोस्टली बात करें गलनांक की, तो धातुओं का जो गलनांक है वो उच्च होगा। लेकिन गैलियम एक ऐसी धातु है और दूसरी सीजियम, गैलियम और सीजियम, इन धातुओं के जो गलनांक होते हैं वो कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो ये तीसरी बात आपको याद रखनी है। चौथी बात आपको याद रखनी है कि एक अधातु होती है, उस धातु का नाम है अधातु का आयोडीन। आयोडीन, देखिए आपने देखा कि धात्विक चमक का पाया जाना धातुओं की विशेषता होती है, कि मोस्टली जो धातुएं हैं उनके अंदर एक धात्विक चमक होगी, अधातुओं के अंदर धात्विक चमक नहीं आई पाई जाती है, आपने ये भी पढ़ा था। लेकिन आयोडीन है, ये आयोडीन तो एक अधातु है। ध्यान से सुनिए कि आयोडीन, आयोडीन खुद है क्या है, अधातु है, नॉन मेटल्स है। लेकिन ये कैसी होती है, चमकीली होती है। ये भी याद रखिए आप कि आयोडीन एक अधातु है लेकिन ये कैसी है, चमकीली है। तो ये चार विशेष बातें याद रखिए। फिर दो बातें और है आपको, वो भी मैं बता देता हूं। पहले इतना लिखिए, आप नोट कर लिया होगा आपने। आगे देखिए दो बातें और है, उनके ऊपर चर्चा करते हैं। नाम सुना होगा आपने कार्बन। कार्बन क्या है, तो कार्बन एक अधातु है जो आवर्त सारणी के 14वें वर्ग का तत्व होता है। ये भी आपने देखा होगा कार्बन वाले चैप्टर के अंदर। तो हम बात करना चाहेंगे कार्बन। कार्बन
एक ऐसी अधातु है जिसके अपरूप पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अपरूप। पांचवी बात आपके सामने है कि जो कार्बन है, ये कार्बन है क्या? तो कार्बन एक अधातु है, लेकिन इस कार्बन के क्या पाए जाते हैं? प्रकृति में अपर रूप पाए जाते हैं, अपर रूप। ठीक है, अब बात आती है कि ये अपर रूप क्या होते हैं। तो अपर रूप होते हैं एक ही पदार्थ के भिन्न भिन्न रूप। एक ही पदार्थ के भिन्न भिन्न रूप क्या कहलाते हैं? अपर रूप कहलाते हैं। जैसे आपने नाम सुने होंगे हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन, ये सब के सब कार्बन के ही अपर रूप होते हैं। ठीक है, तो लिखिए कि कार्बन एक अधातु है। कार्बन क्या है? एक अधातु है, लेकिन इसके क्या पाए जाते हैं? अपर रूप। अपर रूप क्या होते हैं? तो परिभाषा लिखिए, एक ही पदार्थ के भिन्न भिन्न रूप। एक ही पदार्थ के क्या होते हैं? भिन्न भिन्न रूप। क्या कहलाते हैं? उसके अपर रूप कहलाते हैं। जैसे कार्बन है, तो इस कार्बन के प्रकृति में आपको तीन अपर रूप देखने को मिलेंगे। एक होता है हीरा, एक होता है ग्रेफाइट और एक होता है फुलरिन। ठीक है, ये पांचवी बात आपके सामने। छठी बात आती है तीन धातुएं, जैसे सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। सुनिए ध्यान से, तीन चीजें हैं आपके सामने, एक सोडियम, एक है पोटेशियम और एक है लिथियम। तीनों ही चीजें क्या है? धातुएं। ये तीनों ही धातुओं को आप चाकू से काट सकते हो। किससे काट सकते हो? चाकू से। जबकि आपने ये भी देखा कि धातुएं मोस्टली कठोर या ठोस होती है, कठोर होती है। तो ये क्या है? ये ऐसी धातु है जो मुलायम होती है, इस वजह से इनको किससे काटा जा सकता है? चाकू से काटा जा सकता है, मुलायम होती है। तो सोडियम, पोटेशियम और लिथियम धातुओं को चाकू से काटा जा सकता है क्योंकि ये धातुएं मुलायम होती है। तो ये 6 विशेष बातें हैं जो आपको याद रखनी है। हो जाएगा आपको याद? क्या क्या याद रखना है? तो एक बार सुनिए कि हमने सबसे पहली बात देखी तो कि जो सामान्यतः अधातुएं हैं ये ठोस या फिर गैसीय अवस्था में देखने को मिलती है, लेकिन एक ब्रोमीन अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। मरकरी को छोड़कर सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। धातुओं के गलनांक उच्च होते हैं, अधिक होते हैं, लेकिन गैलियम और सीजियम दो ऐसी धातुएं हैं जिनके गलनांक कम होते हैं। आयोडीन एक अधातु है लेकिन चमकदार होती है। फिर हम बात करें कि कार्बन एक अधातु है, लेकिन ये इसके प्रकृति में क्या पाए जाते हैं? अपर रूप पाए जाते हैं। अपर रूप आते ही आपको दिमाग के अंदर यह भी पता रखना है कि अपर रूप कहते किसे हैं? तो एक ही पदार्थ के भिन्न भिन्न रूप, एक ही पदार्थ के भिन्न भिन्न रूप क्या कहलाते हैं? अपर रूप कहलाते हैं। और इस कार्बन के तीन अपर रूप प्रकृति में देखने को मिलते हैं, एक हीरा, एक ग्रेफाइट और एक फुलरिन। छठी बात है आपको याद रखनी है, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ये तीन धातुएं हैं। इन तीनों धातुओं को आप चाकू से काट सकते हो क्योंकि ये मुलायम होती है। क्या होती है? मुलायम होती है। ठीक है, अब देखिए हम इस टॉपिक में एक नया बिंदु शुरू कर रहे हैं, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। क्या कर रहे हैं? धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। हमने धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म की चर्चा कर ली है पिछली क्लासों में। आज हम शुरू करेंगे जो धातुएं हैं, जो मेटल्स हैं, इनके रासायनिक गुणधर्म क्या क्या होते हैं। जैसे कोई धातु है ये वायु की उपस्थिति में जलती हैं तो क्या होगा। सबसे पहले उसी बिंदु की चर्चा कर लेते हैं आज। देखिए हेडिंग लगाएंगे, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। सबसे पहले गुणधर्म की बात करते हैं कि जब धातुएं वायु की उपस्थिति में, वायु का मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है। पहला गुणधर्म है आपके सामने, क्या होता है जब धातुएं वायु की उपस्थिति में
जलती हैं। आप पूरा लिखेंगे क्या होता है जब धातुएं वायु की उपस्थिति में जलते हैं, क्योंकि हम सबसे पहले धातुओं के रासायनिक गुणधर्म देख रहे हैं, तो हम पहले यही बात करेंगे जब धातुएं हैं, ये धातुएं वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलती हैं या जब क्रिया करती हैं तो क्या होगा। तो देखिए कोई भी धातु है, ये वायु, वायु का मतलब ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती हैं तो उस धातु के ऑक्साइड बनाएगी। क्या बनाएगी? धातुओं के ऑक्साइड। तो पहला बिंदु आप लिखेंगे कि जो धातुएं हैं, ये धातु है कोई भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी, ऑक्सीजन का वायु का मतलब ऑक्सीजन हो गया, तो धातुएं जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती हैं तो धातु के क्या बनते हैं? ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड बनते हैं। क्या बनते हैं? धातु ऑक्साइड। अब कैसे? तो जैसे एक एग्जांपल ले, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनेगा। क्या बनाएगा? इसको क्या पढ़ेंगे? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या है? एक धातु ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक श्वेत चूर्ण होगा। क्या होगा? एक श्वेत चूर्ण, सफेद चूर्ण होगा। तो पहला बिंदु आपके सामने है कि जब धातुएं वायु में जलती हैं तो धातुओं के ऑक्साइड बनते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिया, मैग्नीशियम एक धातु है, ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये एक श्वेत चूर्ण होता है। एक एग्जांपल की बात और करें तो देखिए, जैसे कॉपर धातु है, ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी तो ये कॉपर ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड। CuO को आप क्या पढ़ेंगे? कॉपर ऑक्साइड। क्या बनेगा? ये कॉपर ऑक्साइड। और ये आपके सामने दिखेगा काले रंग का। कैसे रंग का होगा? ये काले रंग का। जबकि मैग्नीशियम ऑक्साइड श्वेत रंग का था, ये काले रंग का होगा। हो जाएगा याद? क्या याद रखना है कि धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी, धातु ऑक्साइड बनेगा। जैसे एल्यूमिनियम, सॉरी, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, इसका श्वेत चूर्ण है। कॉपर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा जो काले रंग का होगा। ठीक है, यहां तक हो जाएगा, नोट कीजिए यहां तक। फिर हम देखते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। कर लिया आपने यहां तक? चलिए अब इसी बिंदु के अंदर हेडिंग लगाएंगे आप, उभयधर्मी ऑक्साइड। अब उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? तो देखिए, आपको मैंने पिछली क्लासों में एक टॉपिक पढ़ाया था, अम्ल एवं क्षार लवण, अम्ल क्षार एवं लवण, एसिड बेस एंड साल्ट। याद है कुछ? देखिए इसी के अंदर एक बिंदु है, उस बिंदु का नाम होता है उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है? तो देखिए, मोस्टली जो धातुएं, क्या कह रहा हूं मैं, एक एक पॉइंट को आप ध्यान से सुनिए, कि मोस्टली जो धातुएं होती है, इन धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं ये सारी प्रकृति के होते हैं। ठीक है, लेकिन दो ऐसे धातुओं के ऑक्साइड है, कौन कौन से? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ये अम्लीय और क्षारीय व्यवहार दोनों प्रदर्शित करते हैं, इनको आप उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या कह रहा हूं मैं कि मोस्टली जो धातुएं हैं, जो मेटल्स हैं, उनके जो ऑक्साइड है, उनकी जो प्रकृति है, नेचर है, वो क्षारीय है। लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड की बात करें तो इन ऑक्साइडों की जो प्रकृति है वो अम्लीय और क्षारीय दोनों की तरह होती है, दोनों व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, इसी वजह से उनको उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। तो यही है उभयधर्मी ऑक्साइड कि सामान्यतः धातुओं के ऑक्साइड
धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 व जिंक ऑक्साइड जिसको आप कैसे लिखेंगे, ZnO से, जिंक ऑक्साइड ऐसे धात्विक ऑक्साइड हैं जो अम्लीय व क्षारीय दोनों व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। इसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। इसे क्या कहेंगे आप, उभयधर्मी ऑक्साइड। कि मोस्टली जो धातु हैं इनके ऑक्साइड तो क्षारीय प्रकृति के होंगे, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और जिंक ऑक्साइड इनके जो प्रकृति है वह अम्लीय और क्षारीय दोनों की तरह व्यवहार दर्शाती है, इसलिए आप इसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे एग्जांपल लिखते हैं आपके सामने, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, इसकी अभिक्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवाएंगे आप, तो आपको प्राप्त होगा एल्यूमिनियम AlCl3 प्लस 3 जन के अणु। अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2, यहाँ पर 6 लिख लिया मैंने, ठीक है। ये एल्यूमिनियम क्लोराइड का लवण बनेगा, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, मतलब ये अम्लीय प्रकृति भी दर्शाते हैं, ठीक है। दूसरे एग्जांपल की बात करें तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है Al2O3 प्लस इसकी अभिक्रिया आप एक क्षार के साथ करवा दो, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 अणु लेके, तो आपको मिलेगा NaAlO2 के 2 अणु प्लस जल बनेगा। ये लवण हो गया और ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार, ठीक है। तो ये उभयधर्मी ऑक्साइड है, मतलब जो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति दर्शा रहा है। जैसे देखो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये अम्लीय प्रकृति यानी अम्ल के साथ भी रिएक्शन कर रहा है और क्षार के साथ भी रिएक्शन कर रहा है, दोनों की तरह अपनी प्रकृति को प्रदर्शित कर रहा है, इस वजह से इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहेंगे आप, ठीक है। तो ये आपको याद करना है कि उभयधर्मी ऑक्साइड मोस्टली जो धातुएं हैं इनके जो ऑक्साइड है, इनकी जो नेचर है वो कैसी होती है, क्षारीय होती है, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और जिंक ऑक्साइड ZnO ऐसे धात्विक ऑक्साइड हैं जो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति दर्शाते हैं, इस वजह से इन्हें आप क्या कहेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड। और एग्जांपल आपके सामने एक अम्ल के लेकर करवा दी अभिक्रिया और एक क्षार को लेकर अभिक्रिया करवाती है। अब बात आती है कि इस प्रकृति में जितनी भी धातुएं हैं वो सब वायु के साथ एक ही दर से अभिक्रिया करेगी या अलग अलग दर से अभिक्रिया करेगी, ये प्रश्न उठता है आपके सामने। तो याद रखिए, नोट लगाकर आप लिख लीजिए कि इस प्रकृति के अंदर या इस प्रकृति में पाई जाने वाली विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि इनकी अभिक्रियाशीलता अलग अलग होती है। सब धातुओं की जो अभिक्रिया करने की जो दर होती है वो अलग अलग होती है, इस वजह से सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो नोट लगाकर आप क्या लिखेंगे कि इस प्रकृति के अंदर जितनी भी धातुएं, प्रकृति के अंदर
जितने भी मेटल्स आपके सामने हैं, धातु हैं, ये ऑक्सीजन के साथ एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती है, प्रश्न भी आ जाए तो आप लिख सकते हो नहीं करती है। क्यों? क्योंकि सभी धातुओं की अभिक्रियाशीलता अलग अलग होती है, क्योंकि सभी धातुओं की अभिक्रियाशीलता अलग अलग होती है। अब ये आता है कैसे, तो देखिए जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूं। पहले एग्जांपल की बात कर रहे हैं कि इस प्रकृति के अंदर जो भी धातु हैं वो ऑक्सीजन के साथ आप सोच रहे हो कि एक ही दर से या एक ही रेट से क्रिया करें, ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ धातुएं ऐसी हैं जो ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया कर सकती है, कुछ धातुएं नहीं करती हैं, कुछ धातुएं बहुत अधिक ताप पर क्रिया करती हैं। तो सभी धातुओं की जो अभिक्रियाशीलता है, क्रिया करने की जो अभिक्रियाशीलता है वो अलग अलग होती है। जैसे हम बात कर रहे हैं सोडियम पोटेशियम धातुओं की, तो सोडियम पोटेशियम जो धातुएं हैं ये अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। तो अब ये अत्यधिक क्रियाशील है, मतलब ऑक्सीजन के साथ जल्दी से क्रिया कर लेगी और आग पकड़ लेगी, इसलिए आप क्या करते हो, इन धातुओं को केरोसिन में डुबो कर रखते हो। तो सोडियम और पोटेशियम धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं, आग पकड़ लेती है, इसलिए आप इसको किस में रखते हो, केरोसिन में डुबो कर रखते हो। दूसरे एग्जांपल की बात करें, जैसे मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, पीबी हो गया। तो ये जब धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो इन धातुओं के ऊपर ऑक्साइड की एक परत चढ़ जाती है। किसकी परत चढ़ जाती है? ऑक्साइड की एक परत चढ़ जाती है। और ये ऑक्साइड की परत क्या करती है, इन धातुओं का वापस ऑक्सीकरण न हो, पुनः ऑक्सीकरण न हो, इसके लिए रोकती है, पुनः ऑक्सीकरण को रोकती है, पुनः ऑक्सीकरण को रोकती है। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है और लेड है, ये धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातुओं के ऑक्साइड बना लेगी और इस ऑक्साइड की एक परत चढ़ जाती है इन धातुओं के ऊपर। ये जो परत चढ़ेगी, ये परत क्या करेगी, इन धातुओं का वापस ऑक्सीकरण न हो, इनको बचाए रखेगी। फिर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट बिंदु की, तो सिल्वर और गोल्ड ऐसी धातुएं जो बहुत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करती है। चाहे कितना भी टेम्परेचर दे दो आप इनको, सिल्वर और गोल्ड को कितना भी टेम्परेचर दे दो, लेकिन ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। एक एग्जांपल और याद रखना आपको कि कॉपर का दहन तो नहीं होता है, लेकिन ये अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड की एक काली परत बना लेता है। क्या बना लेता है? कॉपर ऑक्साइड की एक काली परत। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि प्रश्न है प्रकृति में पाई जाने वाली क्या सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ एक ही दर से अभिक्रिया करती हैं? तो आपका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि सभी धातुओं की जो अभिक्रियाशीलताएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। जैसे आपके सामने मैंने कुछ एग्जांपल लेके बताए हैं कि जैसे सोडियम और पोटेशियम जो धातुएं हैं ये अत्यधिक क्रियाशील होती हैं और इनको आप अगर वायु में ऐसे ही खुला छोड़ दोगे तो ये आग पकड़ लेती है, इसलिए आप सुरक्षित रखने के लिए इसको कहां रखते हो? केरोसिन में डुबोकर। फिर बात आती है मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, ये जो धातुएं ये क्रिया करके इनके ऊपर एक ऑक्साइड की परत जमा लेगी, जिससे क्या होगा कि इन धातुओं का वापस ऑक्सीकरण न हो सके, ऑक्सीकरण को बचाएगी। फिर बात करें कि सिल्वर और जो गोल्ड धातुएं हैं इनको आप कितना भी टेम्परेचर दे दो उसके बावजूद भी ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करेगी। फिर बात आती है जैसे कॉपर है, इस कॉपर का दहन तो नहीं होता है, लेकिन यह क्रिया करके ऑक्सीजन के साथ कॉपर ऑक्साइड की एक काले रंग की परत चढ़ा देता है। तो धन्यवाद आज की क्लास के लिए, मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।